नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कौशिक और ये खास मंच है शिखर सम्मेलन भारत का बजट का, जहां हम चर्चा करने वाले हैं मोदी सरकार यानी मोदी 3.0 के पहले पूर्ण बजट पर। आर्थिक विशेषज्ञों की राय के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनसे ये बजट सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में आचार्य सतीश अवस्थी जी हैं, आप सद्गुरुनाथ महाराज हैं, प्रेमेश्वर पीठाधीश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे बीच में दिनेश अग्रवाल जी पहुंचे हैं, आप डायरेक्टर हैं मोहिनी टीके, और साथ ही सचिन गुप्ता साहब हैं हमारे साथ, जो कि चांसलर हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी मथुरा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सतीश जी, सचिन गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपसे इस पैनल की शुरुआत करना चाहूंगा। सवाल सर सबसे बड़ा ये है कि कल जब निर्मला जी ने भी जब अपने बजट भाषण की शुरुआत की तो पूरा फोकस ऐसा लगा कि युवाओं की तरफ है इस बजट का, और आप युवाओं से सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहते हैं। मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूं कि जो इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट जो बढ़ा है और साथ ही इनोवेशन पर सरकार ने काफी बजट बढ़ाया है, अगर मैं प्रिसाइज करूं तो 15,928 करोड़ रुपए केंद्रीय विश्वविद्यालयों का बजट बढ़ा, 355 करोड़ रुपए रिसर्च एंड इनोवेशन का बजट बढ़ा। आपको लगता है कि इस तरह की जो एलोकेशंस हैं उसके कुछ नतीजे सामने आते हैं लॉन्ग टर्म में? सबसे पहले तो मैं एबीपी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम की, कि आपने ग्राउंड पे जाके हम सबको बुलाया और हमसे रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। आपका जो सवाल है, जो कल का जो बजट रहा है युवाओं के लिए फोकस रहा है, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि भारत में आज इट इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ यंगेस्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और जब हम ये कहते हैं तो एक टाइम पे ये भी आएगा जब यही पॉपुलेशन सबसे ओल्डेस्ट भी होगी, 45 या 47 में हम बोलते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत जिम्मेवारी के साथ अपने युवाओं को इस लेके आगे बढ़ें। और जो बजट एलोकेशन उन्होंने चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए किया है या उन पर फोकस किया है, ये बहुत समय से मांग भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर फैक्टर उठ रहा था। और रिसर्च इनोवेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हमें सिर्फ जॉब सीकर्स की जरूरत नहीं, जॉब गिवर्स की भी जरूरत है। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारे पास स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन के लिए फंड होगा, नए रिसर्च, नए इनोवेशंस होंगे, और जब उसके अंदर जब नई टेक्नोलॉजीज हर समय बदल रही हैं और बहुत ज़रूरी उन टेक्नोलॉजीज पे युवाओं को मौका मिले, फंडिंग मिले, रिसर्च के लिए, इनोवेशन के लिए फंडिंग मिले, क्योंकि फंडिंग के बिना ही काम नहीं हो पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इस बात को लेके कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सपोर्ट मिलता है, शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सपोर्ट नहीं मिलता है। क्योंकि आज देखा जाए तो पूरे देश भर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी उतना ही अच्छा काम कर रही है जितना गवर्नमेंट कर रही हैं। और अगर मौका दिया जाए सबको एक बराबर, तो सबकी फंडिंग हटा दीजिए, सबको एक जैसा काम करने का मौका दीजिए, फिर देखिए कौन बेहतर काम करता है। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज को सारी फंडिंग मिलती है, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं वो बिना फंडिंग के लिए भी बेहतर काम कर रही हैं। तो आप मतलब अपने काम को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं या आप उनकी आलोचना करना चाह रहे हैं? मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक जैसा होना चाहिए। सरकारी यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर काम कर रही है, हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे और कोशिश कर रहे हैं अच्छा काम करने की, लेकिन हमें वो सपोर्ट मिलना चाहिए। और क्योंकि आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी मांग है। अगर डिमांड ही ना हो तो आई थिंक सो कोई यूनिवर्सिटीज ना खोले, और जब डिमांड है तब यूनिवर्सिटी खुल रही हैं। और अगर वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट भी सरकार की तरफ से आए तो और बेहतर होगा, इनोवेशन रिसर्च पे और बेहतर खर्च होगा। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, मैं उन पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, ना ही उनके लिए क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, बट ओनली आई एम आस्किंग फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और कहीं ना कहीं सपोर्ट दोनों को मिलेगा तो देश के लिए बेहतर होगा, युवाओं के लिए बेहतर होगा। आज वो युवा चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़े चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़े, आई थिंक फॉर हिम इट इज अ यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट दैट इट इज प्राइवेट और गवर्नमेंट। उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों जगह मिलना चाहिए। सचिन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि हमने काफ़ी सालों से कौशल विकास की, स्किल डेवलपमेंट की बहुत घोषणाएं हमने सुनी हैं। जब से पहली बार मोदी जी सरकार में आए थे तब से उनका फोकस कौशल विकास पर रहा। मुश्किल अब उनके लिए ये रही है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश हुआ उसमें भी ये कहा गया कि जो हमारे युवा हैं उसमें स्किल्ड बेस जो हमारी वर्कफोर्स है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर 2 युवा यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते हैं तो उनमें से एक स्किल्ड है और नौकरी पाने लायक है और दूसरा नहीं है, एक जो फौरी तौर पर कहा गया। आपको लगता है कितनी बड़ी चिंता है ये इंडस्ट्री के लिए भी और आपके लिए भी? नहीं, ये चिंता बिल्कुल सही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी का,
जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उन्होंने ये कोशिश करी और ये प्रयास है कि पूरा स्किल पे ध्यान दिया जाए। जब हम स्किल की बात करते हैं तो हमारा सभी यूनिवर्सिटीज को आज एक अपने आप एक उनको मौका मिला है अपने कोर्स करिकुलम को इंडस्ट्री लाइन करने का, स्किल बेस्ड एजुकेशन करने का, और बहुत सारी पावर्स हमें मिली हैं ताकि हम करिकुलम को डेवलप कर सकें, हम अपने एजुकेशन को मोर ऑफ स्किल बेस्ड करें रादर देन जस्ट जो बुक्स में बच्चे फोकस थे। तो दिस पॉलिसी हैज चेंज द होल सिनेरियो ऑफ एजुकेशन। उसी के साथ साथ स्किल एजुकेशन में आई डोंट थिंक देयर इज डर्थ ऑफ जॉब। अगर मैं बाकी में बात करूं, द ओनली प्रॉब्लम इज द राइट स्किल। एवरी इंडस्ट्री रिक्वायर्स द राइट स्किल। अब स्किल में दो चीजें हमें समझनी होंगी। द स्किल कम्स फ्रॉम इनबिल्ट। बच्चा जब 12 साल स्कूल एजुकेशन में रहता है और उसके बाद करके हाई एजुकेशन में आता है 3 साल या 4 साल उसको मिलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो 3-4 साल में बच्चा इतना चेंज हो पाएगा। तो व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन स्कूल एजुकेशन, जहां वोकेशनल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है। नहीं तो हायर एजुकेशन में क्या होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसको हम गिगो बोलते हैं। हम 3 साल में 4 साल में बदलाव करने की बहुत कोशिश करते हैं, और मुझे खुशी है संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चा पढ़ता है हम उसको कोशिश करते हैं 2 प्लेसमेंट लेटर दे। और 25 से 30% बच्चा नीचे ऐसे होता है, डाउन टोटन ऐसा होता है जो स्कूली शिक्षा में कमजोर रहा होता है, उसको बहुत फोकस करना जरूर होता है, उसको लाइफ स्किल्स पे काम करना होता है, कम्युनिकेशन पे काम करना होता है, उसकी होल बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड पे काम करना होता है। दिनेश जी, समय की कमी है लेकिन फिर भी आप चूंकि एफएमसीजी सेक्टर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बजट से पहले भी सरकार की आर्थिक विशेषज्ञों की ये सबसे बड़ी चिंता थी कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो अर्थव्यवस्था का पहिया घुमाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब लोग आपका सामान खरीदेंगे तो अर्थव्यवस्था चलेगी, लेकिन मुश्किल है कि वो सामान खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे की कमी है जो नज़र आ रही है, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है। आपका इस बजट पे क्या इस सेक्टर को कुछ मिला है जिससे ये अर्थव्यवस्था का पहिया ठीक से घूम सके? आपका कुछ कमेंट है इस पर? मैं धन्यवाद देता हूँ एबीपी को कि आज हम सबको आप लोगों ने बुलाया। देखिए, गवर्नमेंट का हमेशा ध्येय रहता है कि आज का जो गांव है या विलेजेस है वहाँ भी डेवलपमेंट बहुत आए, और इसीलिए गांव की तरफ पैसा भी इन्फ्लुएंस की तरफ बढ़ा दे रही है। तो मेरा ओवरऑल ये कहना है कि आज का जो कंज्यूमर्स है वो ब्रांडेड आइटम चाह रहा है, क्योंकि पहले तो लूज आइटम ले लेते थे जिसमें कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। अब गवर्नमेंट का ध्येय है कि हम अच्छी पैकेजिंग, अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे अच्छे उन्होंने नियम लगाए कि डुप्लीकेसी कम हो सके, आइटम खराब ना हो। तो पैसा वो गांव की तरफ भी इसलिए मूव कर रही है कि आदमी अच्छी अच्छी क्वालिटी ले और स्वास्थ्य की तरफ भी विशेष ध्यान रखे जी। तो मैं धन्यवाद देता हूं गवर्नमेंट को कि आप गांव की तरफ जो ये लोगों को फ्लोट कर रहे हैं, इससे गांव का आदमी भी एजुकेटेड भी हो रहा है और खाने पीने के लिए भी थोड़ा सा अग्रेसिव है कि हम ब्रांडेड आइटम को लेके जाए, और हम लोग का मार्केट शेयर भी गांव की तरफ जो कंज्यूमर है वो ब्रांड की तरफ जा रहा है, और हम लोग का डेवलपमेंट भी तो यानी सरकार जो इस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे जो सरकार ने फोकस बढ़ाया है, जो वहाँ सरकार आवास योजनाओं पर खर्च कर रही है, खाद्यान्न पर खर्च कर रही है, उससे यकीनन एफएमसीजी को भी थोड़ा फायदा होगा। जब लोग आदमी का एजुकेशन लेवल डेवलप होता है, थोड़ा सा रहन सहन डेवलप होता है, तो खाने पीने की व्यवस्था भी डेवलप करता है। तो हमारी पूरी कोशिश है, पूरा ध्यान है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे पूरा। यानी दिनेश जी की तरफ से पूरे नंबर हैं अभी इस बजट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए दिनेश जी, एक पूरक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मैं बात कर रहा था सचिन जी से भी, कि जो सरकार ने एक इंटर्नशिप की योजना जो लेकर आई है सरकार की, 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा देश की टॉप 500 कंपनीज में। आपको लगता है कि आपके स्तर की भी जो कंपनीज है, ये दायरा, स्कीम का दायरा न केवल 500 बल्कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए? आपके क्या विचार है इस पर? इससे नए लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी ये बजट के ऊपर डिपेंड करता है वो फंड कहाँ से आ रहा है उनको। आप CSR से लेके दे रहे हैं कि नॉर्मल जो कंपनियां हैं वो अपने फंड से दे रही हैं, तो लेकिन नया यूथ जो है जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी, इस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी, तो उनको एजुकेशन लेवल डेवलप होगा। और बेसिकली ठीक है, जो इन्होंने बोला कि स्कूलिंग से जैसे आदमी एक्टिव होना चाहिए, नॉलेज बढ़नी चाहिए, वैसे ही जब प्रैक्टिस करके आदमी बढ़ेगा उसकी लाइफ में बहुत जरूर फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। चलिए, तो मैम सतीश जी, समय की बहुत कमी है लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा। आप चूंकि एस्ट्रोलॉजर हैं देश के जाने माने, आप सर ये जरूर बताएं कि सरकार ने पूरा फोकस इस बार अपने जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको खुश करने पर लगाया। विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार बचाओ बजट है, तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार जो बचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि विपक्ष ने ये भी कहा कि ये बजट दिल्ली में बैठकर नहीं, निर्मला ताई ने ये बजट पटना में और अमरावती में बैठकर बनाया है,
तो आपको क्या लगता है कि सरकार को बचाने के प्रयास जो हो रहे हैं वो सरकार बचेगी, चलेगी 5 साल, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद एबीपी परिवार को कि मुझे आने का अवसर दिया। बिना ज्योतिष के तो सब बहुत सुना है। वेद कहता है कि वेद चक्षु किरेदम स्मृतम ज्योतिषम श्रेष्ठता चांग मध्योत तेनोच्यते संयतो पीतरैः करणनाशाद भी चक्षुषांगे नहीनो न किंचित करा। ज्योतिष कहती है कि ये राजनीति का पटल है। शनि बिल्कुल भारत की कुंडली में दशम से सम्मुख बैठा है, तो प्रारंभ कैसा ही हो। अभी आप देखिएगा 2025 में जैसे ही शनि परिवर्तित होगा वैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं और अनुकूल होंगी। इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल मुझे नजर नहीं आता। यद्यप ठीक बात है कि बहुत अच्छे नंबर दिए और देना भी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरे बहुत सारे अनुयायी बिहार से हैं, वहाँ आवश्यकता है, तो मुझे लगता है शायद आवश्यकताओं को देखकर किया गया होगा। ज्योतिष कहती है ऐसा बहुत बड़ा कुछ फेरबदल तो नजर नहीं आता, और भारतवर्ष की कुंडली में शनि और मजबूत होता हुआ नजर आता है 2025 में। मतलब कमजोर नहीं हो रहा है और ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ रहा है। यद्यप अभी मजबूत नहीं था। अगर हम प्रारंभिक बात करें, चुनाव के बाद की बात करें, अभी जनवरी 2023 में शनि ने स्थान परिवर्तन किया, जिस कारण से थोड़ा अल्पमत दिखता है भारतीय जनता पार्टी का। अन्यथा अगर भारतीय जनता पार्टी की कुंडली और भारतवर्ष की कुंडली दोनों की अगर आप समीक्षा करें तो आप पाते हैं कि इनके नंबर और बढ़ने वाले हैं, इनकी मजबूती और बड़ी दिखती है जी, ज्योतिष की दृष्टिकोण से। तो फिलहाल इन्हीं टिप्पणियों के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, लेकिन आप इस खास परिचर्चा यानी शिखर सम्मेलन बजट, भारत का बजट, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज पर।